हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को पृथ्वी के स्थल स्वरूप के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ, जो एनिमल्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जिसे ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और समझिएगा। तो धरातल पर उच्चावच के आधार पर इन स्थल आकृतियों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। धरातल को उच्चावच के आधार पर स्थल आकृतियों को 3 भागों में बांटा जाता है। प्रथम श्रेणी के उच्चावच, इसमें महाद्वीप एवं महासागर आते हैं। द्वितीय श्रेणी के उच्चावच, पर्वत, पठार, मैदान। पर्वत, पठार, मैदान। तृतीय श्रेणी के उच्चावच, टीले, नदी घाटियाँ और डेल्टा। ठीक। स्थलाकृति पृथ्वी की सतह के आकार एवं आकृतियों को स्थलाकृति कहते हैं। पृथ्वी के सतह और आकार, कहीं ऊंचाई है, कहीं पर्वत है, कहीं पठार है, कहीं मैदान है, तो उसके आकृतियों को हम क्या बोलते हैं? स्थलाकृति कहते हैं। उच्चावच, धरातल की ऊंचाई निचाई से बनने वाले प्रतिरूप को उच्चावच कहते हैं। उच्चावच क्या होता है? धरातल की ऊंचाई निचाई, कहीं ऊंचाई है, कहीं नीचा है, कहीं समतल है, तो इसके रूप को हम उच्चावच कहते हैं। पर्वत एवं पहाड़ियाँ। पर्वत और पहाड़ियाँ क्या होती हैं? तो धरातल से ऊंची स्थल आकृतियों को पर्वत कहते हैं। धरातल से ऊंची स्थल आकृतियों को पर्वत कहते हैं। उससे कम ऊंची स्थल आकृतियों को पहाड़ी कहते हैं। मीन्स सबसे ऊंचाई पर जो होते हैं वो पर्वत हैं, और उनसे जो कम ऊंचाई के हैं वो क्या हैं? वो पहाड़ी हैं। पर्वत के समूह को पर्वत श्रेणियाँ कहते हैं। जब एक ही साथ कई सारे पर्वत होते हैं, उनको पर्वत श्रेणियाँ कहते हैं। उत्पत्ति के अनुसार पर्वत मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर पर्वत 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है? पहला पर्वत है वलित पर्वत या मोड़दार पर्वत। वलित पर्वत या मोड़दार पर्वत, जब चट्टानों में पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के कारण मोड़ या वलन पड़ जाता है। जब चट्टानों में पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के कारण मोड़ या वलन पड़ जाता है, तो उसे मोड़दार पर्वत कहते हैं। सभी बड़े पर्वत मोड़दार या वलित पर्वत होते हैं। जितने बड़े पर्वत हैं, सभी पर्वत क्या है? मोड़दार हैं और वलित हैं। सबसे इसमें जैसे एग्जाम्पल क्या है? हिमालय, एल्ब्रुज, आल्प्स, एटलस, डेक्कनसबर्ग, रॉकीज, एंडीज, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ये सब जितने पर्वत हैं सब क्या है? वलित पर्वत है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, नेक्स्ट टाइप है खंड या भ्रंश पर्वत। खंड या भ्रंश पर्वत, विशाल का चट्टान खंडों में भ्रंश या दरार पड़ने से इनका निर्माण होता है। बड़े बड़े चट्टान खंडों में भ्रंश या दरार पड़ जाती है, इनसे भ्रंश पर्वत का निर्माण होता है, खंड पर्वत का निर्माण होता है। भ्रंश पर्वत के निकट बनी घाटी भ्रंश घाटी कहलाती है। भारत में नर्मदा नदी, विंध्य एवं सतपुड़ा पर्वतों के मध्य भ्रंश घाटी बहती है। विश्व के प्रमुख भ्रंश पर्वत वास्टेज, ब्लैक फॉरेस्ट, सियरा नेवादा आदि हैं। ये सबसे क्या है? ये सब भ्रंश घाटियाँ हैं। क्या मैंने बताया अभी फिर से ध्यान दीजिएगा। भारत में नर्मदा नदी, विंध्य एवं सतपुड़ा पर्वत के मध्य भ्रंश घाटी बहती है। ठीक है। विश्व के प्रमुख भ्रंश पर्वत वास्टेज, ब्लैक फॉरेस्ट, सियरा नेवादा, ये लोग क्या हैं? ये भ्रंश घाटी के भ्रंश पर्वत के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट पर्वत है ज्वालामुखी पर्वत। ज्वालामुखी भूपरपटी पर एक मुख या खुला द्वार होता है। इस द्वार या मुख से गर्म लावा बाहर आने के कारण इसे ज्वालामुखी कहते हैं। यह लावा इस द्वार के चारों ओर एकत्रित होकर शंकु के आकार की आकृति बनाता है। इसे ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। प्रमुख ज्वालामुखी पर्वत में क्या है? मोना लोवा क्या है? ज्वालामुखी पर्वत है, मोना लोवा। चिम्बोराजो जो है, ये भी ज्वालामुखी पर्वत है। क्राकटाओ, विसुवियस, पिलियन आदि हैं। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बरनदीप पर है। तो मैंने आपको 3 पर्वतों के बारे में बताया है। पहला क्या पर्वत है? पहला पर्वत का नाम है वलित या मोड़दार पर्वत। ये ऐसे पर्वत होते हैं जिनके
पृथ्वी के आंतरिक शक्तियों के कारण मोड़ या वलन पड़ जाता है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? हिमालय, एल्ब्रुज, आल्प्स, एटलस, डेक्कन, रॉकीज, एंडीज, ये सब क्या है? सब वलित पर्वत के एग्जाम्पल है। दूसरा बताया मैंने आपको खंड, खंड या भ्रंश पर्वत, ये चट्टान खंडों में भ्रंश या दरार पड़ने के कारण इनका निर्माण हुआ है, ये आपको याद कर रखना है। भारत में नर्मदा नदी, विंध्य सतपुड़ा पर्वतों के मध्य भ्रंश घाटी बहती है। विश्व के प्रमुख भ्रंश पर्वत वास्टेज ब्लैक फॉरेस्ट, सियरा नेवादा आदि है। नेक्स्ट मैंने बताया है ज्वालामुखी। ज्वालामुखी भूपट्टी पर एक मुख्य या खुला द्वार है। इस द्वार पर मुख से गर्म लावा बाहर आने के कारण इसे ज्वालामुखी कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है मोनालोवा, चिम्बोराजो, क्राकटाओ, विसुवियस, पिलियन। इसके और भारत में सक्रिय है ज्वालामुखी अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर, बरन द्वीप। अब हम जानते हैं क्या कि ये ज्वालामुखी क्या होता है। ज्वालामुखी होता क्या है? ज्वालामुखी का अर्थ है जिसके मुख से आग निकलती है। ज्वालामुखी विस्फोट अचानक होता है जिसके द्वारा मैग्मा, गैस, राख, धुआं, कंकड़, पत्थर आदि तेजी के साथ बाहर निकलते हैं। मैग्मा धरती पर आने के लिए एक छिद्र बनाता है। इस छिद्र को वीवर क्रैटर कहते हैं। फिर समझिएगा, जिसके मुख से आग निकलती है। ज्वालामुखी विस्फोट अचानक होता है जिसके द्वारा मैग्मा, गैस, राख, धुआं, कंकड़, पत्थर आदि तेजी से बाहर निकलते हैं। मैग्मा धरती पर आने के लिए एक छिद्र बनाता है। जो मैग्मा पृथ्वी के अंदर है वो बाहर आने के लिए एक छिद्र बनाता है, एक छेद बनाता है। उस छिद्र से वो बाहर निकलता है। उस छिद्र को हम कहते हैं वीवर या क्रैटर कहते हैं। जब ज्वालामुखी शांत हो जाता है तब इस वीवर में पानी इकट्ठा हो जाता है और क्रैटर झील का निर्माण होता है। सक्रियता के अच्छा, आप लोग बताइए क्रैटर झील कहाँ पाया था? आप लोग हमें बताइए। यहाँ क्वेश्चन बनता है क्रैटर झील। क्रैटर झील कहाँ बना हुआ है ये बताइए आप मुझे, आगे मैं बताऊँगा। सक्रियता के आधार पर ज्वालामुखी सामान्यतः 3 प्रकार के होते हैं। करंट मैसेज बॉक्स में मैसेज लिखिए आप, क्रैटर झील कहाँ पाया जाता है। सक्रियता के आधार पर ज्वालामुखी सामान्यतः 3 प्रकार के होते हैं। सक्रिय ज्वालामुखी हमेशा क्रियाशील रहते हैं और इसके मुख से लावा निकलता है। ऐसा ज्वालामुखी जो हमेशा क्रियाशील, मतलब कभी पुराना नहीं होगा, हमेशा क्रियाशील रहेगा और उसके मुख से लावा निकलता है। इटली के एटना तथा स्ट्राम्बोलिस सक्रिय ज्वालामुखी को उदाहरण है। भूमध्य सागर में स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी से सदैव लावा निकलता रहता है। इससे आसपास का क्षेत्र प्रकाशमय रहता है, इसलिए स्ट्राम्बोली भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। संसार का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी दक्षिणी अमेरिका में कोटोपैक्सी में है। सुप्त ज्वालामुखी, जब ज्वालामुखी में विस्फोट बहुत कम या कभी-कभी होता है तो उस ज्वालामुखी को सुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। इटली का विसुवियस, जापान का फ्यूजीयामा सुप्त ज्वालामुखी को उदाहरण है। अगला है, नेक्स्ट है शांत ज्वालामुखी। इस प्रकार के ज्वालामुखी से कभी लावा निकलता था किंतु अब ज्वालामुखी विस्फोट की असंभावना नहीं रहती है। मतलब पहले निकलता था, अब नहीं निकलती है। इन्हें शांत ज्वालामुखी कहते हैं। म्यांमार का पोपा संयुक्त राज्य अमेरिका का क्रैटर झील। देखिए, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में क्रैटर झील पाया था, अभी मैंने पूछा था। इसके प्रमुख उदाहरण है। तो अभी मैंने ज्वालामुखी में 3 तरीके की ज्वालामुखी हमने पढ़ा। पहला क्या है? पहला ज्वालामुखी है सक्रिय ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी। ये कौन ऐसी ज्वालामुखी है जिसके मुख से हमेशा लावा निकलता रहता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल मैंने बताया है आपको इटली का एटना तथा स्ट्राम्बोली सक्रिय ज्वालामुखी उदाहरण है। अगला बताया गया है आपको सुप्त ज्वालामुखी क्या होता है? जो कभी कभी निकलता है, जिसमें से मैग्मा, या बहुत कम निकलता है। इसमें एग्जाम्पल इटली का विसुवियस और जापान का फ्यूजीयामा। नेक्स्ट है शांत ज्वालामुखी। ऐसा ज्वालामुखी जिसमें पहले विस्फोट हुआ करता था लेकिन अब इसकी संभावना नहीं के बराबर है। इसमें म्यांमार का पोपा और संयुक्त राज्य अमेरिका का क्रैटर झील जहाँ पर पानी इकट्ठा हो गया है। बड़वानल समुद्र में ज्वालामुखी विस्फोट से जल उबालने लगता है, जिसे बड़वानल कहते हैं। इसके कारण समुद्री जीव जैसे मछलियाँ मर जाती हैं। पठार, पृथ्वी पर अपेक्षाकृत ऊंचे और चौरस स्थल रूप पठार कहलाते हैं। यह पर्वतों की अपेक्षा कम ऊंचे होते हैं। इसके किनारे खड़े ढाल होते हैं।
अफ्रीका महाद्वीप का अधिकांश भाग पठार है। भारत का प्रायद्वीपीय भाग पठार का प्रमुख उदाहरण है। विश्व का प्रमुख पठार साइबेरिया का पठार है। सबूत प्रमुख पठार क्या है? साइबेरिया का पठार, पश्चिम ऑस्ट्रेलिया का पठार, ब्राज़ील का पठार, कोलंबिया का पठार और कनाडा से इत्यादि। मैदान भूपटल पर समतल किंतु निचले स्थल रूपों को मैदान कहते हैं। ये समतल है और निचले स्थल रूप है। इनका ढाल मंद होता है। ये पूरी तरीके से ढलान नहीं होता, हल्का हल्का ढाल होता है, इसमें पता नहीं चलता है। उत्तर भारत का मैदान, यूरोप का मैदान, साइबेरिया का मैदान, वांगोहो का मैदान, उत्तर अमेरिका का मैदान, मध्य एशिया का मैदान। इसको आपको पढ़ना होगा 2-3 बार, सुन लीजिए, याद हो जाएगा। भूकंप जब पृथ्वी की सतह पर अचानक कंपन होता है तो उसे भूकंप कहते हैं। यह पृथ्वी पर स्थल मंडलीय प्लेटों की गति का परिणाम है। पृथ्वी के अंदर जहाँ से भूकंप उत्पन्न होता है उस स्थान को भूकंप उद्गम केंद्र कहते हैं। यहाँ से भूकंप उत्पन्न होता है। इस उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर धरातल पर स्थित बिंदु को अभिकेंद्र एपिसेंटर कहते हैं। इस स्थान पर भूकंपी तरंगें सबसे पहले पहुँचती हैं। भूकंपी तरंगें पृथ्वी को 21 मिनट में पार करती हैं। भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर मापते हैं। प्रशांत महासागर के चारों ओर विश्व के लगभग 80% भूकंप आते हैं एवं ज्वालामुखी क्रिया होती है। इसलिए इस क्षेत्र को परिप्रशांत अग्नि वलय कहते हैं। आप एक क्वेश्चन का उत्तर दीजिए कि भूकंपी तरंगें पृथ्वी को कितने मिनट में पार करती हैं। इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। इसके अतिरिक्त भूकंप का दूसरा प्रमुख क्षेत्र भूमध्य सागर से हिमालय पर्वत तक फैला है, जिसे अंततः महाद्वीपीय पेटी कहते हैं। भारत इसी क्षेत्र में आता है। धरातल के रूप में बदलने वाले कारक बाह्य कारक पृथ्वी पर बाह्य शक्तियों द्वारा भूपटल के ऊपर की गई तोड़फोड़ के टुकड़ों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक इकट्ठा करने की क्रिया को अनाच्छादन कहते हैं। इसके अंतर्गत अपक्षय, अपरदन और निक्षेपण 3 प्रकार की क्रियाएं आती हैं। अपक्षय ऋतु और मौसम के प्रभाव से चट्टानें धीरे धीरे अपने ही स्थान पर छोटे छोटे टुकड़ों में टूटती फूटती रहती है। चट्टानों के अपने स्थान में टूटने फूटने की क्रिया को अपक्षय कहते हैं। यह 3 प्रकार की होती है। भौतिक अपक्षय चट्टानें दिन में सूर्य की गर्मी पाकर फैल जाते हैं और रात में ठंडी पाकर सिकुड़ जाते हैं। इससे चट्टानें धीरे धीरे कमजोर होकर टूट जाते हैं। इस क्रिया को भौतिक अपक्षय कहते हैं। रासायनिक अपक्षय चट्टानों में अनेक प्रकार की खनिज को सम्मिश्रित पाया जाता है। पानी के संपर्क में इन तत्वों के परिवर्तन होता है तो रासायनिक प्रक्रिया से चट्टान टूटने लगती है। इस प्रक्रिया को रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैविक अपक्षय पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतु पौधे और मानव विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा चट्टानें कमजोर हो जाती है। हम जैविक अपक्षय कहते हैं। इसे जैविक अपक्षय कहते हैं। अपरदन जब प्रवाहित जल, पवन, समुद्री लहरें, हिमानी आदि शक्तियाँ चट्टानों में तोड़ फोड़ करती हैं तो परिवहन द्वारा उन्हें दूसरे जगह ले जाते हैं तो इस प्रक्रिया को अपरदन या जैसे कटाव और बहाव इत्यादि। मृदा अपरदन अधिक वर्षा से जल के साथ मिट्टी की ऊपरी परत, उपजाऊ परत का बह जाना मृदा अपरदन कहलाता है। निक्षेपण अपरदन के कारण मिट्टी मलबा एक स्थान पर एकत्रित हो जाता है। इसे निक्षेपण कहते हैं। वी आकार की घाटी नदी पर्वतीय क्षेत्र में अपनी तली को काटकर उसे गहरा कर देती है। इससे अंग्रेजी के भी अक्षर वी आकार की घाटी बन जाती है। इसे भी आकार की घाटी कहते हैं। जब यह घाटी गहरी और सक्रिय होती है तो उसे गार्ज कहते हैं। भारत में हिमालय पर्वत में सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र नदियाँ को गार्ज दर्शनीय है। विसर्प जब नदियाँ सीधे मार्ग पर न चलकर टेढ़े मेढ़े रास्तों पर बहती हैं तो इन टेढ़े मेढ़े रास्तों को विसर्प कहते हैं। डेल्टा नदी के चाल सागर में गिरने से पहले बहुत कम हो जाते हैं। इस कारण नदी के मलबे
का निक्षेपण होने लगता है, जिससे डेल्टा का निर्माण होता है। गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा संसार का सबसे बड़ा डेल्टा है। हिमानी। ऊंचे पर्वतों पर जब कोई बड़ा हिमखंड ढाल पर खिसकता है तो उसे हिमानी या हिमनद या ग्लेशियर कहते हैं। ग्लेशियर क्या होता है फिर सुनिए। ऊंचे पर्वतों पर जब कोई बड़ा हिमखंड ढाल पर खिसकता है तो उसे हिमखंड या हिमनद या हिमानी ग्लेशियर कहते हैं। हिमानी से वी आकार की घाटी यू आकार की घाटी में बदल जाता है। जब हिमानी चट्टानों को घसीट कर उसका चूर्ण पर्वत के नीचे सतह भाग में जमा कर लेते हैं तो इसे हिममोड़ कहते हैं। बालू का स्तूप मरुस्थलीय प्रदेशों में जब पवन के मार्ग में कोई बाधा होती है तब पवन का वेग कम हो जाता है। इससे पवन के साथ उड़ने वाले पदार्थ धरातल पर गिरकर बालू के टीलों का निर्माण करते हैं, उन्हें बालू का स्तूप कहते हैं। छत्रक शिला पवन द्वारा उड़ाए गए बालू के कणों द्वारा अपरदन का कार्य धरातल से कुछ ऊंचाई तक अधिक होता है। इस प्रक्रिया में पवन निचले भाग को घिस देती है, जिससे ऊपरी भाग छतरी के आकार का हो जाता है, इसे छत्रक शिला कहते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।